नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। जरा सोचिए, आप काम से ब्रेक लेकर गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट पी रहे हैं। नया नया शौक है तो पूरी सिगरेट आखिरी कश तक पी जा रही है। ऐसे में आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने हाथ में महंगी स्टेट एक्सप्रेस 555 विदेशी सिगरेट लेकर कश लगा रहे हैं और आपको लगातार अपलक देखे जा रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप नजर बचाकर अंदर चल पड़ेंगे ताकि आपको डांट ना पड़े। फिर भी मन में तो सोचेंगे कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, शायद तो क्या हुआ, वो भी तो पी रहे थे, मतलब सिगरेट पीने के लिए तो नहीं देख रहे थे। फिर वो ऐसे ध्यान से क्या देख रहे थे? मैंने क्या गलत कर दिया? इस सोच से परेशान होते हुए आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे और तभी आपकी नजर पड़ेगी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर पर, जो आपको देख रहे हैं और आप ही की तरफ चले आ रहे हैं। आपकी हालत हो जाएगी और खराब। बॉस के चेहरे पर आपको पढ़ने की कोशिश जारी है। आप नर्वस हो गए हैं, आपके हाथों में पसीना आ गया है, थोड़ा डर, आज तो शायद नौकरी गई, कहीं कपड़े तो पहनावे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकंड में 50,000 आशंकाओं की रफ्तार से आपका दिलो दिमाग घूमने लगता है। डरते डरते आप खड़े हो जाते हैं और फिर भी अपने बॉस से दुस्साहस करके पूछ ही लेते हैं, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या कर सकता हूं? बॉस कहते हैं, जो कहता हूं वो करोगे? आपके पास फिर कंफ्यूजन। आप कहते हैं, क्या 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 करना होगा सर? बॉस कहते हैं, तुम मेरी अगली फिल्म के हीरो बनोगे। ब्रेटली की रफ्तार से आती इस बाउंसर से आप कैसे बच सकते हैं? शायद नहीं तो आप डर के कहते थे, हीरो नहीं सर, मेरे से नहीं होगा, मैं हीरो नहीं बन सकता। बॉस की भौहें तन जाती है और वो पूछते हैं, क्यों? आप भी बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, अरे सर वो एक्टिंग वगैरह तो छोटे लोग करते हैं। वो बॉस का पारा एकदम आसमान पर चढ़ जाता है। वो कहते हैं, मेरी पत्नी फिल्म्स में हीरोइन है, उसको तुम क्या समझते हो? वो ऐसी वैसी है। हमारी कंपनी में तुम जानते हो सब पढ़े लिखे अच्छे घरों के लड़के काम करते हैं। दिमाग दुरुस्त करो और हीरो बनने की तैयारी करो, इसी महीने शूटिंग करेंगे। अब जरा सोचिए, ये बात हुई थी 1935 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन लेबोरेटरी में। 23-24 साल का एक नौजवान था कुमुदलाल गांगुली और 43-44 साल के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम था हिमांशु रॉय। ये बात हुई और इस घटना के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिला एक लाजवाब अभिनेता कुमुदलाल गांगुली यानी अशोक कुमार। सच्चाई यह है कि अशोक कुमार को फिल्मों में एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें सिनेमा का बिजनेस पसंद था, जो बैकग्राउंड वर्क होता है, खासकर वो डिपार्टमेंट जहां पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। हीरो हीरोइन बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो काम नहीं करूंगा, ये क्लियर था। खैर लाजमी भी था क्योंकि उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक बहुत बड़े वकील थे। उनकी माता गौरी रानी देवी राजा शिवचंद्र बैनर्जी की पोती थी। अब गौरतलब बात यह है कि राजा शिवचंद्र और उनके पुत्र सतीश चंद्र ने कला और साहित्य को बहुत हेल्प की, काफी प्रेशर दिया। राजा साहब को जब भी समय मिलता था वो 6-7 साल के अशोक को कहानी सुनाने के लिए कहते और अशोक भी उन्हें एक से बढ़कर एक काल्पनिक कहानियां सुनाते। इसी जगह पर राजा साहब ने अशोक की मुलाकात करवाई थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से, जो आगे जाकर बंगाली भाषा के बहुत बड़े उपन्यासकार बने। जी हाँ, शरत चंद्र। बरसों बाद अशोक की एक हाउसफुल फिल्म रिलीज हो रही थी। कलकत्ता के बहुत ही मशहूर प्रोडक्शन हाउस न्यू थिएटर्स के मालिक बीरेंद्र सरकार ने अशोक कुमार से मुलाकात की। बीरेंद्र बाबू ने उसी दौरान एक दुबले पतले सुनहरे बालों वाले काले से लड़के से अशोक का परिचय करवाया और कहा कि न्यू थिएटर्स का गौरव है ये शख्स। वो शख्स थे शरत चंद्र। अब शरत तो अशोक को पहचानते थे और उन्हें याद भी था, लेकिन अशोक उन्हें नहीं पहचान पाए। तब शरत ने पुराने किस्से याद दिलाते हुए अशोक की याददाश्त ताजा की। सोचिए, अशोक कुमार 6-7 साल की उम्र में हिंदुस्तान के महान कथाकार शरत चंद्र को किस्से सुनाया करते थे और जब ये किस्सा सामने आया तो अशोक को भी याद आ गया कि कैसे शरत चंद्र के मामा उपेन गांगुली शरत के बारे में कहते थे, मुझे बड़ा डर लगता है शरत के बारे में, दिन भर कुछ नहीं करता, फालतू बैठा रहता है। दो महान कलाकार जब आमने सामने होते हैं तो अजीबोगरीब घटना और अजीबोगरीब किस्से निकलना स्वाभाविक है।
अशोक को फिल्में देखने की आदत उनकी माँ से विरासत में मिली थी। वो वैसे भी एक रईस खानदान से ताल्लुक रखती थी और उनकी शिक्षा भी विदेशी पद्धति से हुई थी। अशोक को अंग्रेजी किताबें पढ़ने की आदत भी उन्हीं से लगी। उन दिनों टेंट में सिनेमा दिखाया जाता था। खंडवा, जहां पर अशोक रहा करते थे, वहां पर बायोस्कोप का जलवा फैल चुका था। छोटी छोटी रील्स वाली फिल्में दिखाई जाती थी। कभी कोई ओपरा, कभी घुड़दौड़, कभी ट्रेन का आना, कभी कुश्ती, ऐसी ही घटनाओं को शूट करके फिल्म बनाई जाती थी। एक लोकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती थी जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी देती थी। तब तक फिल्मों में आवाज आई नहीं थी, तो एक सूत्रधार किस्म का शख्स फिल्म की लाइव कमेंट्री किया करता था। पहली बार अशोक ने सन 1922 में बायोस्कोप देखा था, वो भी खंडवा में। 28 साल बाद अशोक कुमार सफल सितारा बनने के बाद मित्रों से मिलने खंडवा गए। अशोक ने देखा कि जो सिनेमा हॉल में सूत्रधार था, वो ही अब अशोक कुमार की फिल्मों की पब्लिसिटी कर रहा है, फिल्म का पर्चा बांट रहा है और माइक पर कह रहा है, कल तक इन गलियों में घूमने वाले, हमारे खंडवा की मिट्टी में बड़े हुए, खंडवा की हवा में सांस लेने वाले अशोक कुमार की फिल्म महल देखना न भूलिएगा। अशोक को इस बात पर बहुत हंसी आई, लेकिन गर्व भी हुआ। खैर, अशोक की एक बहन थी जिसका नाम था सती देवी। 1932 में सती का विवाह इलाहाबाद के एक बड़े परिवार के सुपुत्र शशधर मुखर्जी के साथ हुआ। उन दिनों शशधर मुखर्जी फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और उनके वैज्ञानिक बनने की पूरी संभावना थी। उन्हीं के क्लासमेट थे ज्ञान मुखर्जी, और इन दोनों के टीचर, इन दोनों के शिक्षक थे भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा। मजे की बात यह है कि शशधर मुखर्जी और ज्ञान मुखर्जी दोनों ने ही हिंदी फिल्मों का रुख कर लिया और साइंस कहीं पीछे छूट गया। सती देवी प्यार से अशोक को दादा मुनि कहती थी और यही नाम अशोक कुमार के साथ पूरी जिंदगी भर जुड़ा रहा। शादी हुई दीदी की तो शशधर भी उन्हें दादा मुनि कहने लगे। हालांकि दोनों हम उम्र थे, दोनों की जमती भी काफी थी। अशोक ने बीएससी किया और उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए कोलकाता भेज दिया, लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि कुंजीलाल खुद लॉयर थे। अशोक वहाँ हार्डिंग्स हॉस्टल में रहते थे, जहाँ पर कभी उनके पिता भी रह चुके थे। हाँ, एक बात मजे की यह है कि उनके पिता कुंजीलाल के रूममेट थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। खैर, कॉलेज से बचे हुए समय में अशोक बंगाली फिल्म्स और बंगाली नाटक देखने जाया करते थे। यहाँ उनके जीजा शशधर मुखर्जी घरवालों की इच्छा के खिलाफ बॉम्बे टॉकीज नाम की फिल्म कंपनी में साउंड इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। 1933-34 के आसपास अशोक के मन में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने की इच्छा जोर पकड़ चुकी थी। अशोक ने शशधर पर जोर डाला तो उन्होंने अशोक को सलाह दी कि वो मुंबई आ जाएं और बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय से मिल लें। वो अगर अशोक को रेकमेंड कर देंगे तो जर्मनी के यूएफए में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने के लिए अशोक का एडमिशन हो जाएगा। अशोक लॉ का पहला साल पूरा कर चुके थे। सेकेंड ईयर की एग्जाम की तैयारी चल रही थी। पिता ने एग्जाम की फीस के 36 रुपए अशोक को भेजे थे। असमंजस में पड़े अशोक ने एक बड़ा दुस्साहसी कदम उठाया और इन पैसों से मुंबई तक का टिकट खरीदा, पहुंच गए अपनी बहन के घर। शशधर अगले दिन उन्हें हिमांशु रॉय से मिलाने ले गए। सिगरेट पीते हिमांशु ने इस शर्मीले अशोक की बात सुनी। उन्होंने अशोक को कहा कि जर्मनी जाकर टाइम खराब करने में कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा है कि वो बॉम्बे टॉकीज में काम कर ले और सबसे पहले शुरू करें एक्टिंग से, ताकि वो सारे डिपार्टमेंट समझ सकेंगे। काफी हिचकिचाहट के बाद अशोक किसी तरह राजी हुए। उन्हें फिल्में तो करनी ही थी। उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले प्रसिद्ध जर्मन डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टन के पास भेजा गया। फ्रांस ऑस्टन ने अशोक का स्क्रीन टेस्ट लिया और स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद उन्हें फेल कर दिया। कहा कि तुम जाकर लॉ की पढ़ाई करो, तुम्हारी शक्ल हीरो बनने लायक बिल्कुल नहीं है। अशोक ने एक तरह की राहत महसूस की, क्योंकि वो तो हीरो बनना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने ये किस्सा जाकर हिमांशु रॉय को सुनाया। तब हिमांशु रॉय ने उन्हें कहा कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे टॉकीज में नौकरी कर लो। उन्हें लैब टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी भी दे दी गई। अशोक ने स्टूडियो के ही पास में मलाड में एक मकान किराए पर ले लिया। सैलरी थी 150 रुपए प्रति महीना। कुछ समय बाद अशोक ने फिल्मों में एडिटिंग सीखना शुरू कर दी और उनके गुरु बने उस वक्त के मशहूर एडिटर सावक वाचा। कुछ समय बाद अशोक की तरक्की हुई, वो लैब असिस्टेंट बन गए और पूरे लैब की जिम्मेदारी संभालने लगे। तरक्की हुई तो तनख्वाह भी बढ़ी। तनख्वाह 150 से बढ़कर 250 रुपए हो गई। जिस दिन उनकी तनख्वाह मिली 250 रुपए, अशोक के मन में हजारों एक्सप्रेशंस आ रहे थे। सबसे बड़ा डर था कोई पैसे छीन तो न लेगा। स्टूडियो से घर तक के सफर में अशोक ने जेब में पैसे रखे, उस पैंट की जेब में हाथ घुसाए रखा ताकि पैसे होने का एहसास होता रहे
उन्हें हर शख्स चोर नजर आ रहा था, हर शख्स जेब कतरा लग रहा था उस दिन। खैर जैसे तैसे घर पहुंचे, अशोक ने तकिए से रुई निकाली, उसमें पैसों का लिफाफा ठूस दिया, ऊपर से रुई वापस भर दी। उसके बाद अशोक को नींद आ पाई। सुबह उठे, सबसे पहले पैसों का लिफाफा निकाला और सीधे पहुंच गए मलाड पोस्ट ऑफिस। अपने खाते में पूरी तनख्वाह जमा कर दी और चैन की सांस ली। ऐसा करते करते कुछ महीने गुजर गए। फिर उनका एनकाउंटर हुआ हिमांशु रॉय से, जिन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म का हीरो मुकर्रर कर दिया। अब ये खबर सुनकर अशोक के माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अशोक की शादी आनंद फानन में करने का निर्णय ले लिया। एक आध जगह कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही ये पता चलता कि अशोक फिल्मों में एक्टिंग करने वाले हैं, रिश्ता वहीं खत्म हो जाता। इधर अशोक की माताजी भी चिंतित थी, तो उन्होंने अशोक को हिदायत दे दी कि महिला साथी कलाकारों से जरा दूर ही रहें। अशोक ने वो चिट्ठी हिमांशु को भी दिखा दी और रोल करने से बचना भी चाहा, मगर उनके जीजा शशधर मुखर्जी ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया। इन्हीं दिनों 3 लोग बड़े मशहूर थे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन 3 महान नेताओं में से बिपिन चंद्र पाल के सुपुत्र निरंजन पाल बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे। निरंजन पाल की कहानी पर एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। रोल से बचने की कोई भी उम्मीद अगर थी तो अशोक की उन उम्मीदों पर हिमांशु ने पानी फेर दिया और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अशोक को भिजवा दी। फिल्म का नाम था जीवन नैया। अशोक ने रोल से बचने के लिए एक चतुराई वाली चाल और चली। शूटिंग से पहले उन्होंने अपने बाल एकदम क्रू कट करवा लिए। जब शूटिंग पर पहुंचे तो हिमांशु हैरान हो गए, पर हिमांशु पुराने प्रोड्यूसर थे, उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। अशोक को विग पहनाया जाएगा ऐसा डिसीजन लिया और अशोक को मेकअप रूम में भेज दिया। इस पूरे ड्यूरेशन में अशोक ने कई बार हिमांशु रॉय से बात करके एक्टिंग से बचने की कोशिश की, मगर हिमांशु ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी देविका रानी, और देविका रानी एक्चुअली हिमांशु रॉय की पत्नी थी। अशोक को एक सीन में उनके गले में सोने की माला पहनानी थी। अशोक को बार बार अपनी मां की बात याद आ रही थी, महिला साथी कलाकारों से दूर रहना। इस चक्कर में इस सीन के ढेर सारे रीटेक होते रहे। आखिर में देविका रानी भी फ्रस्ट्रेट हो गई और उन्होंने अशोक को समझाया कि अरे ये माला पहनाने का तुम सीन ठीक नहीं कर रहे हो, तुम फिर से करो, बार बार करो। कई बार प्रैक्टिस के बाद सब नाराज हो गए और वो सीन वो फिल्म में से ही हटा दिया गया। एक और सीन था जहां अशोक को विलेन से लड़ना था। उन्हें सीन समझा रहे थे फिल्म के डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टिन, जिन्होंने अशोक को कहा था कि वो हीरो बनने लायक नहीं है। फ्रांस ऑस्टिन ने कहा कि क्लैप की आवाज आएगी, आप 10 तक गिनिए और रूम में कूद पड़िए। आपके आने तक विलन हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा, आप खिड़की से अंदर कूदेंगे, हीरोइन को विलन से छुड़ाएंगे। सीन समझाते समझाते फ्रांस को लग रहा था अशोक का ध्यान नहीं है। उन्होंने फिर से पूछा, मिस्टर कुमार क्या आप ये कर पाएंगे, क्या आप सीन समझ गए हैं? हिमांशु रॉय ये बात सुन रहे थे। उन्होंने फ्रांस को धन्यवाद दिया और कहा कि फ्रांस, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे हीरो का नाम मिल गया। अब हम इसके नाम में से गांगुली हटा देंगे और रखेंगे सिर्फ अशोक कुमार, जिससे कोई जाति या धर्म का अंदाजा नहीं होगा। तभी से अशोक कुमार गांगुली का स्क्रीन नेम हो गया अशोक कुमार। पूरे सेट ने तालियां भी बजा दी। खैर फ्रांस ने अशोक को ये फाइट सीक्वेंस बार बार समझाया, लाइट, कैमरा, एक्शन, क्लैप, 10 तक गिनो और कूद पड़ो। अशोक को लगा कि ये तो इजी है, किया जा सकता है। जैसे ही लाइट, कैमरा और एक्शन हुआ, क्लैप की आवाज आई और अशोक ने खिड़की के अंदर छलांग लगा दी। अब किस्मत कहिए या बदकिस्मती, अशोक सीधे हीरोइन और विलेन पर गिर पड़े, जिससे हीरोइन और विलेन भी नीचे गिर पड़े। पता चला कि अशोक ने क्लैप के बाद 10 तक की गिनती गिनी ही नहीं थी और खिड़की से अंदर तुरंत कूद गए, जिसके परिणाम स्वरूप विलेन, जिसका नाम मैसी था, उसकी टांग टूट गई और वो आगे शूटिंग नहीं कर पाया। हिमांशु रॉय ने अशोक कुमार को ऐसी हालत में देखा और मुस्कुरा दिया। जैसे ही हिमांशु रॉय सेट से बाहर गए, अशोक कुमार डबल स्पीड से टॉयलेट की तरफ भागे। फिल्म की साउंड रिकॉर्डिंग अशोक के जीजा शशधर मुखर्जी के निर्देशन में ही होनी थी। शशधर भी अपने साले की पहली फिल्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन अशोक ने इस बात का भी फायदा उठाने की कोशिश की। हिमांशु रॉय से कहा कि मैं शशधर की उपस्थिति में अभिनय नहीं कर सकता, असहज हो जाता हूँ, डायलॉग भूल जाता हूँ। हिमांशु रॉय थोड़ा परेशान तो हुए, उन्हें अशोक से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अगर अशोक एक्टिंग ठीक नहीं करेंगे तो हिमांशु का उन्हें हीरो लेने का फैसला गलत साबित हो जाएगा।
बॉम्बे टॉकीज के मालिक को अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टिन से हार माननी पड़ती, और हिमांशु तो हार मानने वालों में से थे नहीं। बहुत सोच विचार कर और शशधर को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हें सेट पर आने से मना कर दिया गया। अशोक के पास अब बिल्कुल ही कोई चारा नहीं बचा था। उनकी सारी ट्रिक्स खत्म हो चुकी थी, कोई हथकंडा चल नहीं रहा था। अंत में रोते झींकते अशोक ने फिल्म की शूटिंग में ध्यान लगाना शुरू किया। खैर, जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई। समय के साथ अशोक का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ता गया। देविका रानी और हिमांशु रॉय की मदद से अशोक काम सीखते गए, लेकिन निर्देशक फ्रांज ऑस्टिन को अशोक का काम फिल्म पूरी होने तक कभी पसंद नहीं आया। लेकिन जब बॉम्बे टॉकीज के मालिक ने कह दिया कि ये हीरो बनेगा तो उसे कौन रोकता। इधर जीवन नैया की फिल्म प्रोसेस भी हो रही थी बॉम्बे टॉकीज के लैब में। अशोक प्रोसेसिंग देख रहे थे। उन्होंने रशेस में अपना काम देखा तो उन्हें खुद के काम पर बड़ी शर्म आई। वो फिल्म के प्रीमियर पर भी नहीं गए। ये देखकर हिमांशु रॉय ने उन्हें फिर अपने घर बुलाया, एक शानदार सूट गिफ्ट किया और कहा कि जाकर आज फिल्म देखो। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अशोक इंपीरियल सिनेमा गए और चुपचाप फिल्म देखने लगे। दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आ रही थी, तालियां बज रही थी बीच बीच में। फिल्म में संगीतकार सरस्वती देवी के निर्देशन में अशोक कुमार का गाया गाना कोई हमदम ना रहा बहुत पॉपुलर हो गया। यह गाना बाद में किशोर कुमार ने भी गाया था। जब फिल्म खत्म हुई तो अशोक जिस बॉक्स में बैठकर फिल्म देख रहे थे, उनके बगल वाले बॉक्स में से एक सज्जन ने उनसे कहा कि महाराज साहब ने आपको बुलाया है। ये बात सुनकर अशोक की सिट्टी पिट्टी कुछ गुम हो गई। हिम्मत जुटाकर अशोक उस महाराज साहब के सामने पहुंचे। बॉक्स में महाराजा और उनकी धर्मपत्नी मौजूद थे। उन्होंने अशोक से कहा, आपने जो काम किया हमें बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर बहुत बहुत मजा आया, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। अशोक ने शुक्रिया अदा कर दिया, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाए। तब वो शख्स जो अशोक को लेकर आया था, उसने इंट्रोडक्शन कराया। कहा कि वो ग्वालियर के महाराजा हैं सिंधिया जी, यानी माधवराव सिंधिया के पिता जीवाजी राव सिंधिया और उनकी धर्मपत्नी विजयाराजे सिंधिया। ये दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए अशोक के खास मित्रों की सूची में उस दिन से शामिल हो गए। इधर अशोक के पिता चिंतित थे। उन्होंने अपने मित्र और सेंट्रल प्रोविंस के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल से अशोक के लिए नौकरी की बात की। शुक्ला जी ने अशोक को 340 रुपए प्रति माह पर पोस्टल इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का आश्वासन भी दे दिया। कुंजीलाल जी ने अशोक को लिखा कि जितना कमाते हो उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक्टिंग नहीं करोगे तो शादी भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि अब किसी को लड़की देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जॉब भी बड़ा रिस्पेक्टेबल है। चिट्ठी पढ़कर हिमांशु रॉय के सामने अशोक कुमार फिर खड़े हो गए और कहा कि मैंने आपके कहे के मुताबिक फिल्म पूरी कर दी है, अब मुझे जाने दीजिए, एक्टिंग मेरे बस की है नहीं। ये मैं ड्रामेटिक एक्टिंग कभी नहीं कर सकता, मैं नेचुरल एक्टिंग करते आती है, और डायरेक्टर साहब फ्रांज ऑस्टिन भी बहुत खुश नहीं है मेरे काम से। हिमांशु रॉय ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो अशोक, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूं, तुम सोच लो। अगले फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है, धीरे धीरे करके एक्टिंग का आर्ट भी सीख जाओगे, एक्टिंग बेटर हो जाएगी। इसके बाद अशोक अपने घर चले गए। 2 घंटे तक सोचते रहे। 2 घंटे के बाद अशोक ने स्टूडियो आकर अपनी अगली फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म का नाम था अछूत कन्या। इस फिल्म ने अशोक कुमार को सितारों से आगे पहुंचा दिया। उस फिल्म का गाना मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के बन बन डोलू रे, आज तक गाया जाता है। अशोक कुमार शौकिया ज्योतिषी थे, होम्योपैथी के अच्छे जानकार थे। उन्हें रेस कोर्स में जाके घुड़दौड़ देखने का और घोड़ों पर पैसा लगाने का बहुत शौक था। अशोक के दोनों छोटे भाई अनूप और किशोर, उन्होंने भी हिंदी फिल्मों में अपना काम और पहचान बनाई। किशोर के चाहने वाले तो आज तक किशोर के आगे कुछ देख ही नहीं पाते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं। अनूप और किशोर दोनों ही अशोक से छोटे थे, लेकिन अशोक के गुजरने से पहले उनकी डेथ हो गई। किशोर की डेथ तो अशोक के जन्मदिन पर ही हुई, इसलिए अशोक ने अपना बर्थडे मनाना ही बंद कर दिया। अशोक की शादी हुई थी शोभा जी से, और ये एक ऐसी शादी थी बॉलीवुड की जो जिंदगी भर चलती रही। हालांकि शोभा का फिल्मों से कोई संबंध था नहीं। अशोक के 4 बच्चे थे। बेटे का नाम अरूप कुमार, जिसने कुल जमा 1 फिल्म में काम किया था। बेटियों के नाम थे भारती, रूपा और प्रीति। अशोक कुमार की बेटी भारती की पहली शादी से हुई बेटी अनुराधा, उसने भी फिल्मों में काम किया और फिर अभिनेता कमलजीत से शादी करके घर बसा लिया। भारती की दूसरी शादी हुई थी हमीद जाफरी से, जो कि एक्टर सईद जाफरी के भाई थे। हमीद की पहली शादी से 2 बेटियां थी,
बड़ी बेटी जेनेविव ने जगदीप अडवाणी नाम के एक शख्स से शादी की। जेनेविव और जगदीप अडवाणी की बेटी कियारा अडवाणी वर्तमान में एक सफल एक्ट्रेस हैं। किशोर कुमार की दूसरी बेटी रूपा ने फिल्म एक्टर देवेन वर्मा से शादी की और सबसे छोटी बेटी प्रीति गांगुली ने कई हिंदी फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम किया। अशोक की बहन सती देवी और जीजा शशधर मुखर्जी के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। शशधर मुखर्जी के 3 बेटे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी और सोमू मुखर्जी फिल्मों में जाना माना नाम बने। देव मुखर्जी के सुपुत्र अयान मुखर्जी एक बहुत सफल डायरेक्टर हैं। सोमू मुखर्जी ने एक्ट्रेस तनुजा से शादी की और उनकी दोनों बेटियां काजोल और तनीषा एक्ट्रेस बनी। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की है। लुब्बे किस्सा कोता यूं है कि ये इतनी फिल्मी फैमिली होने के बावजूद अशोक कुमार की एक्टिंग आप देखिए, पूरी एक्टिंग में सिवाय सहजता के कुछ नजर नहीं आएगा। ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग के खिलाफ रहने वाले अशोक ने मेथड एक्टिंग से बेहतर रिएक्टिव एक्टिंग को तवज्जो दी और इसलिए आज भी अशोक कुमार के जाने के कई सालों बाद भी जब आप उनकी फिल्में देखते हैं तो आप अशोक कुमार का नाम सिवाय आदर के कभी ले ही नहीं सकते।